नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी का। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2013 वाला पेपर कर लिया था। आज हम 2014 का सीसेट वाला पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ फिर सारे सीधा करते हैं, क्योंकि यार वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना। और इस वाले पेपर में है भी काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो मेरे ख्याल से 30 के प्लस है कॉम्प्रिहेंसिव। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 5 कॉम्प्रिहेंसिव एकदम पेपर खोलते ही मिल गए अपने को। तो उसको देखते हैं। ये वाला जो पैसेज है काफ़ी बड़ा है, लगभग पूरे पेज में ही है। तो चलो देखते हैं मोटा मोटा किस बारे में बात कर रहा है। हाल ही के वर्षों में भारत न केवल खुद अपने अतीत की तुलना में बल्कि अन्य देशों की तुलना में भी तेजी से विकसित हुआ है। यानी कि इंडिया जल्दी से तेजी से ग्रोथ कर रहा है अन्य देशों की तुलना में। और जैसा पुराना भारत था, तो पुराने भारत की तुलना में भी काफी ज्यादा उसने ग्रोथ की है। किंतु इसमें किसी आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अधिक तीव्र विकास करना, समृद्धि के लाभों को अब तक जितना किया गया है उससे कहीं अधिक व्यापक रूप से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना संभव है। ठीक है। उन सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रकारों के ब्यौरे में जाने से पहले, जिनकी हमें संकल्पना करने और फिर उन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत है, समावेशी संवर्धी के विचार को विस्तार से सार्थक देखना होगा। समावेशी विकास यानी कि सभी का एक साथ मिलकर के विकास, जो कि इस सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों और निर्णयों के पीछे एक निरूपक संकल्पना निर्मित करता है। समावेशी संवर्धी में रुचि रखने वाला राष्ट्र इस संवर्धी को एक भिन्न रूप में देखता है, जो इस पर आधारित है कि क्या संवर्धी के लाभों का जनसंख्या के एक छोटे हिस्से पर भी अंबार लगा दिया गया है, या इनमें सभी लोगों की व्यापक रूप से साझेदारी है। ठीक है, कुछ लोगों की इसकी भूमिका या सभी लोग इसमें साझेदार हैं। अगर संवर्धी के लाभों में व्यापक रूप से साझेदारी है तो यह खुशी की बात है, सभी मिलकर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। परंतु अगर संवर्धी के लाभ एक हिस्से तक ही केंद्रित है, कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है, तो नहीं है, फिर अच्छी बात नहीं है। दूसरे शब्दों में संवर्दी को अपने आप में एक साध्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सभी तक संपन्नता पहुंचाने के एक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। एक साधन है किस चीज का? संपन्नता पहुंचाने का, सभी तक, एक पर्टिकुलर ग्रुप तक नहीं। ठीक है। तो अब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। भारत के स्वयं के अतीत के अनुभव तथा दूसरों के राष्ट्र के अनुभव भी यही सुझाते हैं कि संवर्धी गरीबी के उन्मूलन के लिए आवश्यक है, परंतु ये एक पर्याप्त शर्त नहीं है। ठीक है, संवर्धी जो है वो गरीबी का उन्मूलन कर सकती है, पर जरूरी नहीं कि इसी के माध्यम से गरीबी का उन्मूलन हो। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि संवर्धी को बढ़ाने की नीतियों को ऐसी और नीतियों से भी संपूरित किया जाना चाहिए जो कि सुनिश्चित करे कि अधिकाधिक लोग जो है संवर्धी की इस प्रक्रिया में शामिल हो, और यह भी कि क्रियाविधियां उपलब्ध हो जिनसे कुछ लाभ लोगों में पुनर्वितरित हो जाए, और जो बाजार प्रक्रिया में भागीदार लेने में अक्षम है और किसी कारण से पीछे छूट जाते हैं, तो पीछे छूट जाने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिले। ठीक है। तो अभी तक क्या है कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहा है कि सभी को उससे फायदा होना चाहिए। भारत भी पहले जैसा नहीं था उसकी तुलना में अब जैसा वर्तमान में भारत है वो अच्छा भारत है, अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो ये सब बातें हो रही है। संवर्धी के इस विचार को अधिक सुस्पष्ट रूप देने का यह तरीका यह है कि किसी राष्ट्र की उन्नति को उसके सबसे गरीब हिस्से यानी कि जनसंख्या के सबसे निचले 20% हिस्से की उन्नति के आधार पर मापा जाए। किसको? राष्ट्र की उन्नति को जनसंख्या के इस सबसे निचले पांचवें हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सकता है, वृद्धि दर की गणना की जा सकती है, और सबसे गरीबी हिस्से में संबंधित इन मापकों के आधार पर हमारी आर्थिक सफलता का आकलन किया जा सकता है। यह दृष्टि आकर्षक है क्योंकि यह संवर्धन की उस तरह अपेक्षा नहीं करती जैसे कि कुछ पहले के परंपरा विरुद्ध मानदंडों में की जाती थी। ऐसा कुछ होता होगा पहले। बस यह जनसंख्या के सबसे गरीब हिस्से की आय में वृद्धि को देखती है। यह इसे भी सुनिश्चित करती है कि ऐसे लोगों की भी उपेक्षा न हो जो इस निचले पांचवें हिस्से के बराबर है। सही बात है। अगर ऐसा हो तो पूरी पूरी संभावना है कि वे लोग भी इस निचले पांचवें हिस्से में आ जाए, और इस प्रकार अपने आप ही हमारी उन नीतियों का सीधा साधा लक्ष्य बन जाएगा। यानी कि जो लोग इससे भी नीचे हैं पांचवें हिस्से से भी, वो भी उस पांचवें हिस्से में आ जाए, वो भी अच्छे से ग्रोथ करे जो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तब जाकर तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज है वो बेटर तरीके से काम कर रही है। इस प्रकार यह सुझाया है कि मानदंड इस प्रकार यहाँ सुझाए गए मानदंड जो है वो समावेशी वर्दी के विचार का सांख्यिकीय समाकलन है, जो परिणामतः उप सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। और यह इच्छा करना कि आवश्यक रूप से भारत उचित संवर्धी प्राप्त करने का प्रयास करे, और हम इसे सुनिश्चित करने के कार्य करें इस संवर्धी को गरीबी हिस्से में, इससे इस संवर्धी से गरीबी इससे जो है वो लाभान्वित हो। तो ठीक है, तो ओवरऑल बात क्या कर रहा है कि इसने संवर्धी की बात की और इसने ये कहा कि समाज का सबसे जो गरीब तबका है उसका विकास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर किसी एक एरिया का आपने ज्यादा जोर दिया और वहां उनका विकास हो गया, देन आप ये कह दो कि वाह
देखो हमने हमारे लक्ष्य को हासिल कर लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने वाली चीज है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैराग्राफ है, 2014 का पेपर 2015 में हुआ था, तो सबका साथ सबका विकास वाली ऐसी ऐसी कुछ इसमें फील आ रही है ना। तो आओ अब इसका क्या देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस परिच्छेद में लेखक की दृष्टि का केंद्र बिंदु क्या है, तो लेखक की दृष्टि का केंद्र बिंदु क्या है, तो आपको पता ना कि संवर्धी आपने बार बार में पढ़ी है, समावेशी संवर्धी आपने बार बार में पढ़ी है। समावेशी संवर्धी वैसे भी एक पॉजिटिव चीज है, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हमें देखना है कि भारत की न केवल इसके खुद के पूर्व के निष्पादन की तुलना में बल्कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में भी आर्थिक संवृद्धि की प्रशंसा करना, ऐसा लेखक कह रहा है। आर्थिक संवृद्धि की आवश्यकता पर बल देना, देश की संपन्नता एकमात्र निर्धारक है, देखो एकमात्र एक्सट्रीम बना दिया इसने जानबूझ के, और ऐसा स्टेटमेंट कहीं भी दिया भी नहीं गया पैराग्राफ में, तो गलत करो। तो समावेशी संवृद्धि पर बल देना जिससे जनसंख्या व्यापक रूप से संवृद्धि के लाभों में सहभागी होती है। बार बार इसने क्या कहा है कि पार्टिसिपेशन की बात की है, सबके विकास की बात की है, समावेशी संवर्धी की बात की, जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की बात की है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है कि ये वाला जो आंसर है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उच्च संवर्धी पर तो इन्होंने नहीं ध्यान दिया है, बल दिया है लेखक ने कहा कि सबकी संवर्धी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब फिर दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, दूसरे स्टेटमेंट को अगर देखें अपन, तो दूसरे क्वेश्चन को, इस परिच्छेद में लेखक उन नीतियों का समर्थन करता है जो आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में सहायक है, आय के बेहतर वितरण में सहायक है, चाहे वृद्धि दर कुछ भी हो, नहीं भी कुछ भी क्यों कैसे हो सकती है, नेगेटिव होगी अगर वृद्धि दर, तो वो तो नुकसानकारी होगी ना। आर्थिक संवृद्धि बढ़ाने और आर्थिक उपलब्धियों को उसमें पुनर्वितरित करने में सहायक होगी, जो पीछे छूट रही है, उन नीतियों का समर्थन कर रही है कि जो आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में और आर्थिक उपलब्धियों को पुनर्वितरित करने में सहायक होगी, जो पीछे छूट रहे हैं, जो पीछे छूट रहे हैं उनको आगे लेकर आने की बात हो रही है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है ये, तो यही सही होगा। फिर आगे वाला क्या कि समाज के सबसे गरीब हिस्से के विकास पर बल देने में, सबके नहीं सबके गरीब, सबसे गरीब हिस्से पर सबके विकास पर बल देने की बात हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है ना, अपने जो पढ़ी है उसी पे तो चर्चा हो रही है। अब ये सबका लाइक पुनर्वितरण वगैरह ये प्रॉपर वर्ड दिया गया था ना यहाँ पे, अभी एग्जैक्ट अभी आप देखो यहाँ पे, मैं एग्जैक्ट तो इसको भी कहाँ ढूंढूं भाई, देखिए पुनर्वितरण यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर पुनर्वितरण की बात हो रही है कि कुछ लोगों में जो असक्षम है उनमें बांटा जाए, पीछे छूट गए उनमें बांटा जाए, सबके साथ बांटा जाए, ये उन्हीं सब की तो बात ही हो रही है ना। यहाँ पे इस तरह से ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा तीसरा इसमें। फिर कह रहा है कि लेखक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है किंतु यहाँ आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि संवर्धित से गरीबी का उन्मूलन होता है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं गया। संवर्धित से तो संवर्धित से गरीबी का उन्मूलन होता है, परंतु ये आत्म संतोष की वजह थोड़ी है ना। संवर्धित सभी की संपन्नता में परिमाणित हुई, तो ये आत्म संतोष की संतोष की वजह थोड़ी है ना। तो इस तरह से पूछ रहे हैं कौन सा सही है, ये तो अच्छी चीज है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, केवल एक और दो जो है वो दोनों ही के दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। आत्म संतोष की जब इसने बात की थी, तो मैं अभी एग्जैक्ट इसको कहाँ पढ़ा था हमने, आत्म संतोष, चलो आप इसको लाइक खुद पीडीएफ में उसमें देख लेना शुरुआत में। इसमें किसी आत्म संतोष की गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इससे भी अधिक तेजी से विकास करना, समृद्धि के लाभों को अब तक जितना किया गया है वैदिक व्यापक रूप से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी लाइक सब तक पहुंचे, सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहा है। तो समृद्धि से गरीबी का उन्मूलन होता है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया ना समृद्धि से संपन्नता की बात, ऐसा कुछ भी सभी की संपन्नता की बात करिए, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों ही गलत हो जाएंगे। पक्ष दो कह रहा है कि सरकार के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को प्राय सहमति और अनदेखी से नियंत्रित करना आसान है, इसलिए पहले कदम के रूप में वास्तव में यह करने की जरूरत है कि पेट्रोल की कीमत निर्धारण को एक पारदर्शी सूत्र अपनाया जाए, पारदर्शी सूत्र पर आधारित किया जाए। यदि तेल की कीमत एक्स और विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट वाई हो, तब हर महीने पखवाड़े पर सरकार पेट्रोल की अधिकतम कीमत की घोषणा करे, हर महीने या 15 दिन के ऊपर। तो कोई भी व्यक्ति एक्स या वाई के आधार पर प्रकृत कर सकता है। यह सुनिश्चित करने हेतु नियम बनाया जाना चाहिए कि तेल का जो विपणन है, जो मार्केटिंग करने वाली जो कंपनी सामान्य रूप से अपनी लागतें प्राप्त कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कंपनी नवे परिवर्तनों से, इनोवेशन से अपनी लागतों को कम कर ले, तो वह और अधिक लाभ प्राप्त करेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान नवप्रवर्तनों की और अधिक प्रवृत्त और दक्ष हो जाएंगे। और एक बार नियम की घोषणा हो जाए तो सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकार अगर ऐसा नियम बना दे तो सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। देन कह रहा है कि यदि कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया जाए तो प्राइवेट कंपनी इस बाजार में पुनः प्रवेश करेगी, और जब एक बार उनकी पर्याप्त संख्या बाजार में आ जाए तो हम नियम आधारित कीमत निर्धारण को हटा सकते हैं, इसे वास्तविक रूप में बाजार पर छोड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से
न्यास विरोधी एंटी ट्रस्ट विनियमों और अन्य प्रतिस्पर्धी कानूनों का ध्यान देते हुए। अब इन्होंने एक अजीब सा और एकदम क्लिष्ट सा इन्होंने क्या किया है कि एक पैराग्राफ हम लोगों को दे दिया। अब हमको क्या करना है कि सोचना है यहाँ पे, और ये देखना है कि कौन से वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, कौन से वर्ड नहीं दिए गए हैं, उसके उसके बेस पे अपने को क्वेश्चन देखना है। तो एक बार अपन सीधा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पैसेज तो हमने पढ़ लिया, चाहे आप 2 बार पढ़ लोगे तब भी वो उतना ही समझ आएगा, जब तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तो परिच्छेद के अनुसार कोई तेल कंपनी और अधिक लाभ कमा सकती है यदि पेट्रोल के कीमत निर्धारण हेतु पारदर्शी सूत्र पखवाड़े या मानक घोषित किया जाए, तो कैसे होगा? तो ये कह रहा है कि अगर कोई पेट्रोल वाली कोई तेल कंपनी है वो लाभ तो कमा लेगी, लेकिन ऐसा क्या करे कि जिससे वो और अधिक लाभ कमाए, है ना? तो जो पारदर्शी जो सूत्र पखवाड़े या मानक के आधार पर हमने घोषित किया उसकी बेस पे, तो इनमें क्या क्या होगा? तो कह रहा है कि उसकी बिक्री को बढ़ाकर, तो बिल्कुल सही बात है, वो जितना ज्यादा उसकी बिक्री को बढ़ाओगे उतना ज्यादा ही उसमें आ, बिक्री तो फायदेमंद, सॉरी 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 सॉरी, देखो सीन क्या है, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट को, बिक्री नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कि बिक्री की तो इसने बात ही नहीं कर रहा ना। ये क्या कर रहा है यहाँ पे बात कर, ये नव परिवर्तनों की लागत की बात कम कर रहा है, तो नव परिवर्तन है यहाँ पे क्या? नव परिवर्तन, नव परिवर्तनों के बारे बिल्कुल इसने कहा है, बार बार इनोवेशन को तो बोला ही है, और यहाँ पे नव परिवर्तन की ही बात हो रही है ऊपर नीचे तक। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो जिसमें दो नहीं है सबसे पहले तो उसको काटो। इसका मतलब क्या हो गया कि तीन तो हमारा गलत हो गया, सॉरी तीन तो अच्छा सही हो ही सकता है ना दूसरे में। ठीक है, इसके इक्विटी शेयरों को उच्च कीमत पर बेचकर, पूरे पैसेज में हमने कहीं भी शेयर की बात नहीं की है, कहीं भी शेयर की बात नहीं की है कि शेयर को बेचो आप ऊंची कीमतों पर और उससे क्या होगा कि इससे आपको फायदा होगा, है ना? हमने कहीं भी शेयर से उनकी बात तो की नहीं है, मैंने तो पढ़ा नहीं है भाई पूरे पूरे इसमें पूरे पैसेज के अंतर्गत। भाई जब ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि फिर मुझे क्या करना है कि 4 नंबर को गलत करना है। मैं जैसे ही 4 नंबर को गलत करूंगा तो इन केस मुझे अगर 1 नंबर भी पता नहीं होगा तब भी हमारा 2 और 3 आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि चौथा गलत है। और इसके विक्रय को बढ़ाकर, तो पारदर्शी जो तेल कंपनी और अधिक लाभ कमा सकती है यदि तेल की कीमत निर्धारण हेतु एक पारदर्शी सूत्र प्रति पखवाड़े मासिक घोषित किया जाए, तो उसमें विक्रय की तो कहीं बात ही नहीं की उन्होंने, है ना? न परिवर्तन की बात की उन्होंने और लागतों में कमी करने की बात की उन्होंने। ठीक है, लागत को कम करने की बात की है, नव परिवर्तनों को जारी करने की बात की है, ठीक इस लाइन के बाद में जहाँ पे फॉर्मूला बनाने की उन्होंने बात की है। ठीक है, 2 और 3 यहाँ में ऐसे ही है, विक्रय बढ़ाने की उन्होंने कहीं भी बात नहीं की है, तो इसलिए जो चीज नहीं है, मेंशन नहीं है, नोट मेंशन करो, नोट मेंशन लिखो, आगे बढ़ो। परिच्छेद के अनुसार प्राइवेट तेल कंपनियां तेल उत्पादन के बाजार में पुनः प्रवेश कर सकती है, तो ऐसी लाइन लिखी गई है ना, इसमें ऐसी लाइन लिखी गई है, तो हमें ठीक है सोचना है अब आगे। यदि एक पारदर्शी नियम आधारित पेट्रोल कीमत निर्धारण अस्तित्व में हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, यही तो लिखा है ना इसमें। तो पहला तो सही है, फिर दूसरा लिखा कि तेल उत्पादन के बाजार में सरकार को कोई हस्तक्षेप ना हो, बिल्कुल सरकार के हस्तक्षेप की बात की इन्होंने यहाँ पे। कहाँ गया यार, हस्तक्षेप की बात की ये ना, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ कि सरकार में कोई इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड कीमत निर्धारण की भाई बात इन्होंने यहाँ पे की है। देन सरकार द्वारा उपदान दिए जाते हैं, उपदान का अंग्रेजी में जो मतलब होता है वो होता है आपका सब्सिडी। तो सब्सिडी की पूरे पैसेज में कहीं भी बात नहीं की गई है सब्सिडी की, तो आप नोट मेंशन लिख करके 3 नंबर को गलत करो, 3 नंबर ये गलत हो गया, एक ये भी गलत हो गया, 1 नंबर हमारा सही है तो 4 नंबर वैसे गलत हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है कि एंटी ट्रस्ट के विनियमों को हटा दिया गया हो, यहाँ पे अधीन रहने की बात की है और ये हटाने की बात कर रहा है, जबकि पैसेज कह रहे हैं इसके अधीन रहना है, तो ये तीसरा चौथा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। इस तरह से हमारा क्या है कि 1 और 2 जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव है हो गए। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ जो जो चीजें मेंशन है पैसेज में उसको सही टिक करो, जो मेंशन नहीं है उसको नोट मेंशन मान करके गलत करो, एक्सट्रीम है उसको काटो। ठीक है, इसके बाद में ये सब क्या है यहाँ पर, सारे के सारे आपके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग। ठीक है, देन ये घड़ी सुई वो सब है। अब आ जाओ आगे, अपने अपना काम पैसेज तक का है, पैसेज करते हैं। तो यहाँ पर फिर 6 प्रश्नों के उत्तर देने, तो सबसे पहला जो हमारा पैसेज है उसकी अगर हम बात करें
तो जलवायु परिवर्तन पे हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के आसपास कहीं बात चलेगी मेरे ख्याल से। फिर भारत की कृषि पर संभावित रूप से विध्वंसकारी प्रभाव रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि बड़ा प्रभाव रखता है जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि पर, जबकि जलवायु परिवर्तन के समग्र प्रचालन वर्तमानता से करता है। अगले 30 सालों में 1 डिग्री तक की औसत औसत ताप वृद्धि और इस अवधि में 10 सेंटीमीटर से कम की समुद्र तल वृद्धि में, और इसी अवधि में 10 सेंटीमीटर से कम की समुद्र तल वृद्धि और क्षेत्रीय मानसून विचरण तथा संगत अनावृष्टि भारत में काफी स्थल और फसल विशिष्ट होने संभावित है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कह रहा है कि इससे उनका प्रभाव आगे हो सकता है। कुछ फसलें परिवर्तनशील दशाओं के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती है, दूसरी नहीं भी दे सकती है। इससे कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और प्रणाली में अनुकूलन अनुकूलन हो सके, इस हेतु अधिकतम नम्यता बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ठीक है। अब देखो दूसरा वर्ड आ गया यहाँ पे, क्या, अनावृष्टि रोधन का मुख्य संकट अंतः जल स्तर का प्रबंधित पुनर्भरण है, रिसाइकिल करना उसको, ठीक है। सॉरी, रिफिल करना उसको, ठीक है। पुनर्भरण होता है रिचार्ज, रिचार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। महत्वपूर्ण आधारिक फसलों जैसे गेहूं की लगातार उपज सुनिश्चित करने के लिए ताप परिवर्तनों तथा जल की उपलब्धता को देखते हुए इन फसलों की उगाई वाले स्थानों को बदलना भी आवश्यक हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन से भविष्य में कैसे इम्पैक्ट पड़ेंगे और इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो उस समय हम ऐसी कौन सी तरीके, कौन सी विधियां, कौन से इनोवेशन को काम में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि जिससे कि हमें नुकसान ज्यादा ना हो। तो कोई भी हो सकता है ना, वो तो भविष्य में पता लगेगा। तो दीर्घावधि निवेश के निर्णय करने में जल उपलब्धता का मुख्य कारक हो सकता है। उदाहरण के लिए कि अगले 30 सालों में जैसे जैसे हिमनद यानी ग्लेशियर पिघलेंगे, हिमालय क्षेत्र से जल के बहाव के बढ़ते जाने और तदनंतर अत्यधिक घटते जाने का पूर्वानुमान किया गया। कृषि परिस्थिति की दशाओं में बड़े पैमाने पर आने वाले इन बदलावों के लिए योजना बनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना निर्णायक होगा। तो जो चेंजेस आएंगे उनके लिए क्या है कि योजना बनाने के लिए प्रोत्साहन देना अनिवार्य हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी निर्णायक हो जाएगा। भारत के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घावधि निवेश करना आवश्यक है। ये संभावित है कि भारत को भविष्य में एक बदले हुए मौसम प्रतिरोध का सामना करना होगा। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर के आने वाले चैलेंजेस की बात पूरे इस पैसेज में की जा रही है ना। तो ये तो समझ में आया अभी तक आपको कि क्लाइमेट चेंज हो गया, कृषि का प्रतिरूप बदलेगा, पानी की कमी होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, उस पानी को कैसे कंट्रोल करना होगा, वो सब चीजें दी गई है। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन देखो एक बार। जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए किन कारणों से मजबूर होगा, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रीजन होंगे जिसकी वजह से, जो कारण है, किस चीज का कारण, जलवायु जो फसलों के स्थानों में बदलाव के जो कारण होंगे इनमें से कौन से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिमनदों का पिघलना, देखो हिमनदों का पिघलना फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए जिम्मेदार है क्या, यहाँ पे देखो इसने क्या कहा है कि जैसे जैसे हिमनद पिघलते जाते हैं हिमालय क्षेत्र से जल के बहाव को बढ़ते जाने और तदंतर घटते जाने का पूर्वानुमान है। तो इसने सिर्फ इतना लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में इसने कहीं भी पूरे पैसेज में ये तो मेंशन नहीं किया ना कि ये ही एक वजह आ रही है, एक वजह ये भी है किसके लिए, फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए, नहीं ना। तो ये मेंशन ही नहीं है भाई, ये मेंशन ही नहीं है। तो आप जैसे इसको मेंशन नहीं है तो गलत करो, एक नंबर जैसे ही आप गलत करोगे आपका आंसर जो है वो वहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। 2 और 3 सही है। दूसरे स्थान पर जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता, बिल्कुल ये सही बात है। और फसलों की हीन उत्पादकता यानी कम उत्पादन हो रहा है, इसलिए ये भी जरूरी है। सस्य पादपों का कहीं भी जिक्र ही नहीं हुआ, नोट मेंशन है, ठीक है, गलत करो इसको। और सस्य पादपों की अपेक्षाकृत व्यापक उपलब्धता ये अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है ना। तो ये थोड़ी जो चीज पॉजिटिव उसकी वजह से मजबूर थोड़ी ना होगा किसान। इस परिच्छेद के अनुसार भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कुछ बात हो रही है अनुसंधान वगैरह की। तो मानसून प्रतिरूपों में विचरण का पूर्वानुमान करना, जल संसाधनों का प्रबंधन करना, आर्थिक संवृद्धि के लिए दीर्घकालिक निवेश वृद्धि, ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। मानसून का वर्णन हुआ है ऊपर, जल संसाधनों के प्रबंधन का भी कुछ कुछ वर्णन हुआ है, बट ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है ना ऊपर वाले में पैसेज में। नोट मेंशन लिखो। फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बनाना, फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बनाना। और इसके बाद में क्या है कि अनावृष्टि दशाओं का पूर्वानुमान करना और अंतर जल स्तरों का पुनर्भरण करना। भारतीय कृषि अनुसंधान को भारतीय कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है, बताओ आप लोगों। क्या वो इसलिए महत्वपूर्ण है
भारत के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घकालिक निवेश करना आवश्यक है, क्योंकि संभावित रूप से भारत को भविष्य में एक बदले हुए मौसम प्रतिरूप का सामना करना होगा। इसलिए ठीक है, अगर ऐसा होगा, अगर मौसम का प्रतिरूप बदलेगा तो उससे फसलों की उत्पादकता और उनका उत्पादन प्रभावित होगा कि नहीं होगा? वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रभावित तो होगा ही। इसमें कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, प्रणाली में अनुकूलन हो सके, इसलिए अधिक नम्यता बनाने की आवश्यकता पर बल पड़ता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट, यहाँ पे ये 3 लाइनें, और ये आखिरी की यहाँ पे ये 3 लाइनें, ये दोनों एक दूसरे लिंक होकर के क्या कह रही है कि फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बनाए रखने के लिए, अंग्रेजी में अगर इसकी बात की जाए तो कह रहा है कि टू फैसिलिटेट वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स है, उसके लिए जरूरी है कि कृषि अनुसंधान को व्यापक उसमें अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, ताकि भविष्य में आने वाली विकट स्थितियों में ये बेहतर तरीके से उगाई कर सके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट से यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 14 का। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो कहाँ दिया गया है, और आपके सामने इसी पैसेज में दिया गया है। बाकी चीजें आपकी लाइक डायरेक्टली इसके लिंक नहीं है, और ये भी इसको लिंक नहीं करती है। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के संबंध में दोनों स्टेटमेंट लिंक नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आओ आगे। भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी कहानियां इन्होंने डाल के दे दी है, अगला बंदा पढ़े तो भूल जाए। खैर अब यूपीएससी तो यूपीएससी है, हम करे तो करें क्या। पैसेज 2 की बात हो रही है। पैसेज 2 में क्या कह रहा है कि यह परम आवश्यक है कि हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाएं और इसी तरह आगामी वर्षों दशकों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कुछ बदतरीन प्रभाव से बचें। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीकों में बड़ा बदलाव अपेक्षित होना जरूरी हो गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लाइक हमें पेट्रोल डीजल वगैरह उनका यूज कम करना पड़ेगा, लाइक इलेक्ट्रिक या सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो है ना। ठीक है, हम दिमाग नहीं लगाएं खुद से, पैसेज में जो लिखा है उसी को पढ़ेंगे। जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भरता से हटना अति विलंबित है, किंतु दुर्भाग्य से प्रौद्योगिकी विकास धीमा और अपर्याप्त रहा है, और मोटे तौर पर इसलिए कि तेल की अपेक्षाकृत निम्न कीमतों से जन्मी अदूरदर्शिता के कारण सरकारी नीतियां अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहित नहीं देती रही है। ठीक है, इसलिए अब राष्ट्र अनिवार्यता के रूप में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय योजना, अब देखो अब यहाँ पे नवीकरणीय योजना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब की बात आ गई है, को काम में लाने का अवसर का लाभ उठाना भारत जैसे देशों के लिए अति आवश्यक है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो कच्चा तेल वगैरह, जो डीजल वगैरह की अपन ने अभी बात की थी, कि उस पर रोक लगा करके नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा फोकस करना चाहिए भारत सरकार को। यह देश सौर के यह देश ऊर्जा के सौर, वायु और जैवमात्र स्रोतों से अत्यंत संपन्न है। भारत देश जो हमारा, परंतु दुर्भाग्य से हम पीछे हैं, वह है इन स्रोतों को काम में लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसके अंतर्गत। ठीक है, जो आईपीसीसी है के द्वारा निर्धारित रूप से ग्रीन हाउस गैसों को सख्ती से कम करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्षेप पथ स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दिखाता है कि ग्रीन हाउस गैसों के भूमंडलीय उत्सर्जनों का चरम 2015 को पार न करने और इसके आगे घटने लगे। ऐसे प्रक्षेप पथ के साथ संबंध लागत वस्तु जो है वो मर्यादित है, वस्तुतः मर्यादित है। इसकी राशि आईपीसीसी के आकलन में 2030 में विश्व जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो संपन्नता के जिस स्तर पर विश्व बिना उत्सर्जन में कमी लाए पहुंच सकता है, खराब से खराब भारत में भी कुछ मास या कुछ से कुछ अधिक सालों तक यह जो स्थिति वो टल जाएगी। वस्तुतः यह जलवायु परिवर्तन के से जुड़े बड़े बदतरीन खतरों से करोड़ों लोगों को बचाने के लिए चुकाई जाने वाली कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तथापि किसी प्रयास के लिए जीवन शैलियों को भी उपयुक्त रूप से बदलना होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना सिर्फ प्रौद्योगिकी उपाय भर नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, जीवन शैली में भी बदलाव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से आप ये नहीं कहोगे चेंजेस आ जाएंगे, सकारात्मक बदलाव आएंगे, नहीं, लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। देश की आर्थिक संरचना में भी रूपांतरण अपेक्षित है, चेंजेस आने चाहिए, जिसके द्वारा उत्सर्जन को प्रभावी रूप से कम किया जाए। जैव प्रोटीन के काफी कम मात्राओं का उपयोग, जैसे कि जैव प्रोटीन के काफी कम मात्राओं के उपभोग के माध्यम से, एफएओ क्या कहता है कि यह निर्धारित करता है कि पशुधन क्षेत्र में उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का 18% होता है, और इस उत्सर्जन से और इस स्रोत से, कौन से स्रोत से, ये जो जैव प्रोटीन इन सब की बात हो रही है, जो पशुधन क्षेत्र है इसकी बात हो रही है, उत्सर्जन में कमी लाना पूरी तरह से मनुष्य के हाथ में है। उन्होंने अपनी अधिक से अधिक जैव प्रोटीन के उपभोग की आहार आदतों के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। ठीक है, और वस्तुतः उत्सर्जन में कमी लाने के विशाल सहज सुलाभ है, जैसे अपेक्षाकृत वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी लाभ, उच्चतर ऊर्जा सुनिश्चित तथा अधिक रोजगार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरा पैसेज जो है इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे और किन किन तरीकों से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है, मनुष्य पर क्या प्रभाव हो सकता है, मनुष्य किस तरह के बदलाव ला सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा का क्या इसमें योगदान है, जीवाश्म ऊर्जा के जो स्रोत है उनको, उन पे हमारी जो
उन पे जो निर्भरता है उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ पूरा इन्होंने जैव सॉरी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने थोड़ा बात कही है। तो आगे इसमें सीधे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा जो ग्रीन हाउस गैसों को के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो मांस के उपभोग में कमी लाना, मांस के उपभोग में कमी लाना, तो सबसे लास्ट के जो जहां पर जैव प्रोटीन की बात की गई थी, तो वहां पर ये सब मांस की तो बात हो रही थी कि मनुष्य जो मांस का उपभोग ज्यादा करता है अपने प्रोटीन की आवश्यकताओं के लिए, कहता है कि नहीं कि हम मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सही कर रहा हूँ। तो सॉरी, ये स्टेटमेंट गलत हो, सही होगा भाई। ठीक है, तो ये वाला सही है, यहाँ पे लास्ट लास्ट पैसेज में ये बात भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सब मांस की बात करें यहाँ पे। देन एक नंबर सही हो जाएगा, तो मतलब जिसमें एक नहीं है सबसे पहले तो उसको काटो। फिर आपका 3 नंबर ऑटोमेटिकली सही हो रहा है यहाँ पे। तीव्र आर्थिक उदारीकरण और पशुधन संबंधी आधुनिक प्रबंधन क्रिया, 4 नंबर तो वैसे ही गलत होगा स्टेटमेंट से। और तीव्र आर्थिक उदारीकरण जो है वो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये सिर्फ आर्थिक उदारीकरण, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। मांस के उपभोग में कमी और उपभोक्तावाद में अगर कमी लाएंगे तभी क्या है कि एक संभावना हो सकती है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। ठीक है, अब आओ आगे। जीवाश्म ईंधनों पर अधिक निर्भरता क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ये पर्याप्त प्रौद्योगिकी के विकास है। क्या ऐसा ये ऐसा मेंशन है? बिल्कुल, ऐसा तो मेंशन ही है। ठीक है, देन क्या लिखा है कि अनुसंधान और विकास के लिए अपर्याप्त निधियां, बिल्कुल, निवेश निधियों की तो बात कर ही रहा है। ठीक है, ये भी सही है। और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता की वजह से हम जीवाश्म ईंधनों पर है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तकनीक का अभाव है एक तो, इसलिए अल्टरनेट जितने भी सोर्सेज है वो हमें उपलब्ध ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे ही सही हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव मान करके आपको यहाँ पे चलना, सारे के तीनों तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है पैसेज में दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखो कि परिच्छेद के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना हमारे लिए किस तरह से सहायक है। तो ये क्या क्या करेगा? इससे लोक स्वास्थ्य का पर व्यय घटता है, बिल्कुल बिल्कुल व्यय घटेगा। पशुधन पर निर्भरता घटेगी, ये कोई जरूरी नहीं है, मेंशन में नहीं है। ऊर्जा आवश्यकताएं घटती है, बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने से ऐसा बिल्कुल होगा। और इससे भूमंडलीय जलवायु तापमान वृद्धि की दर भी घटेगी। तो सबसे 17 जो आपका जो स्टेटमेंट है वो तो सबसे मोर देन करेक्ट है, सबसे सकारात्मक तो यही, तो जिसमें 4 नहीं है सबसे पहले तो उसको काटो। लोक स्वास्थ्य पर खर्चा घटेगा, तो ये भी सही है, जिसमें एक नहीं है उसको काटो। इस तरह से क्या हुआ, ये कुछ चार जिसमें है। तीसरा भी क्या है कि इससे ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो पैसे इसी बात को कह ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसमें बी जो आपका स्टेटमेंट वो सही हो जाएगा। ठीक है, और सारभूत संदेश क्या है? अब यहाँ पे मैसेज क्या कह रहा है? तो मैसेज क्या दे रहा है कि ग्रीन हाउस जो गैस है उनके उत्सर्जन में कमी लाना जो है वो जरूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी है वो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, बी आपका जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आओ, ये सारा मैथ है, आप देख लेना। इसमें अपन सिर्फ पैसेज की बात करेंगे। तो इसके बाद में फिर अगर मैं पैसेज की बात करूं, फिर बड़ा सा एक पैसेज है कि हिमालय का जो परितंत्र भू वैज्ञानिक कारणों, जनसंख्या के बढ़ते हुए बोझ के कारण, प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादा दोहन के कारण और संबंधित चुनौतियों से जन्य दबाव के कारण क्षति के प्रति ज्यादा क्या है, वल्नरेबल हो गया, सुभेद्य हो गया है। सुभेद्यता के ये पहलू जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण ज्यादा उत्तेजित हो सकते हैं, और यह संभव है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के परितंत्र पर बढ़े हुए तापमान, जलवायु वर्षण प्रतिरूप, अनावृष्टि की घटनाओं और जीवीय प्रभावों के माध्यम से प्रतिकूल प्रभाव डाले। बिल्कुल सही बात है। यह न केवल उच्च भूमि में रहने वाले देशज समुदाय के पूर्ण निर्वाह पर, बल्कि सारे देश में और उसके परे अनुप्रवाह क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के जीवन पर भी असर डालेगा। अब हिमालय है तो ऑब्वियस ये बात है ना कि वो बिल्कुल मिड इंडिया और नीचे तक असर डालेगा ना, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो फिजियोग्राफी है वो पूरे इंडिया को प्रभावित करती है भाई। ठीक है, तो ये तो वह कह रहा है। देन क्या कह रहा है, इसलिए हिमालय के प्रतंत्र की धारणीयता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसके लिए सभी विरूपक प्रणालियों के संरक्षण के लिए सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। आगे अगर बात करें तो इस पर बल देने की आवश्यकता है कि सीमित व्यक्ति वाले और बहुधा विशेषीकृत आवासीय आवश्यकताओं वाले विशेष क्षेत्रीय घटक जो सर्वाधिक सुभेद्य घटकों में से है। इस संदर्भ में अगर बात करें तो हिमालय का जो हॉटस्पॉट है, जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है, विशेष क्षेत्रीय विविधता से संपन्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य है। इसके खतरों में अनुवांशिक संसाधनों और जातियों आवास का संभावित क्षय हो रहा है, सहगामी रूप से प्रतंत्र के लाभों में कमी आना शामिल है। इसलिए इन क्षेत्रों में संरक्षण योजनाएं बनाते समय निरूपक परितंत्रों, आवास में विशेष क्षेत्रीय घटकों के संरक्षण का महत्व हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं? ठीक है, संरक्षण, अब यहाँ पे ये चीजें मत पढ़ो कि क्या लिखा है पहले, पर आगे क्या कह रहा है ये तो समझो ना कि संरक्षण का महत्व हो रहा है। तो संरक्षण तो हमेशा अच्छी बात होती है ना। तो वही है, उपयुक्त को हासिल करने की दिशा में हमें समकालीन संरक्षण जो
कंजर्वेशन की जो अप्रोच रही है उन पर ध्यान अंतरित करना होगा, जिससे सुरक्षित क्षेत्र व प्रणाली के बीच दृश्य भूमि स्तर की अंतर संयोजकता का प्रतिमान शामिल है। यह संकल्पना जातीय आवास पर ध्यान केंद्रित करने की जगह जैव भूगोलिक प्रयास को विस्तारित करने, समावेशी ध्यान केंद्रण करने का प्रयास समर्थन करती है, ताकि जलवायु परिवर्तन को प्राकृतिक समंजन को सीमित हुए बिना आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं हिमालय का जो क्लाइमेट, वहां पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हिमालय का जो हैबिटेट है उसके बारे में बात कर रहा है। और हिमालय के हैबिटेट के बारे में जब बात हो रही है तो ये कह रहा है कि वहां पर किस तरह से हम अपन संरक्षण कर सकते हैं उस हिमालय में हो रहे हिमालय क्षेत्र में हो रहे प्रभाव का भारत के उत्तरी भाग में नहीं, मध्य और दक्षिण भारत में भी क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सब की बात कर रहा है। तो आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव स्वरूप इससे वनस्पति जात और प्राणी जात में से कुछ कुछ का स्थायी विलोपन हो सकता है। तो कुछ की बात कर रहा है, कुछ का तो विलोपन हो ही सकता है ना, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट भी है। और स्वयं परितंत्र का स्थायी विलोपन हो सकता है। पूरे पैसेज में स्थायी विलोपन की बात कहीं की नहीं की गई है, नोट मेंशन है। आप इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि स्वयं परितंत्र का स्थायी विलोपन हो सकता है। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक जो है वो आपका 26 में जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, स्थायी विलोपन अपने आप में एक्सट्रीम वर्ड भी है, तो वो सबसे सारी चीजें यहाँ भी काम करती है। निम्नलिखित में से किस एक कथन का सबसे सटीक निहितार्थ यह है कि समकालीन संरक्षण उपागम की ओर ध्यान अंतरित करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन का दोहन हिमालय के प्रतंत्र पर दबाव डालता है। प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो हिमालय के प्रतंत्र पर दबाव डालता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के वर्षण प्रतिरूपों में बदलाव अनावृष्टि की घटनाएं और जीवी हस्तक्षेप होता है। देन ये तो मेंशन ही नहीं है पूरे में। ठीक है, समृद्ध जैव विविधता जिसमें विशेष क्षेत्रीय विविधता शामिल है, हिमालय क्षेत्र को एक जैव विविधता हो स्पॉट बनाता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो समकालीन जो कंटेम्प्रेरी जो कंजर्वेशन अप्रोच थी उस पर ध्यानांतरित करने की आवश्यकता क्यों है। देखो यहाँ पे ये लिखा गया था जिस, ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन की बात हो रही है वो, ठीक है। तो वो क्यों अपनाने की बात है, कंजर्वेशनल अप्रोच को अपनाने की बात क्यों कर रहा है, वो इसलिए कि हिमालय का जो जैव भौगोलिक क्षेत्र को इस तरह समर्थ बनाना चाहिए कि वह आबाद रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बना रहे। ठीक है, तो सबसे जो लास्ट पैसेज पैरा जो है ना वो आपकी इसी चीज की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटर सबसे बेटर यहाँ पे आपको जो सामने जो ऑप्शन है ना वो 4 नंबर ही ऑप्शन है यहाँ पे, वो इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय का जो जैविक भौगोलिक क्षेत्र है वो अगर अपन कंजर्वेशनल संरक्षण उपागम अगर कंजर्वेशनल अप्रोच अगर अपन अपनाएंगे तो उस व्यवहार रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालय क्षेत्र को अनुकूल बना करके रखेगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इस परिच्छेद के द्वारा दिया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश क्या है। ठीक है, तो जो अपन ने पूरा पढ़ा है हिमालय क्षेत्र के बारे में और उन सब के बारे में, तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश क्या है। तो विशेष क्षेत्रीयता हिमालय क्षेत्र की लाक्षणिक विशेषता, ये कोई संदेश नहीं है। ये संदेश ये है यहाँ पे कि संरक्षण प्रयासों का बल कतिपय जातियों या आवश्यक स्थान पर जैव भौगोलिक प्रयासों पर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे एक मैसेज है आपका। और इसके बाद में क्या लिखा गया है कि जलवायु परिवर्तन का हिमालय के प्रतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। हिमालय के प्रतंत्र के अभाव में उच्च भूमि और उन प्रभावित क्षेत्रों के समुदाय के जीवन पर कोई धारण आधार नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है ही नहीं, गलत, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मैसेज है वो आपको वो यही है कि जो कंजर्वेशनल जो जितने भी एफर्ट्स जो होंगे शुड एम्फेसाइज ऑन बायो जियोग्राफिक रेंजेस रेदर देन ऑन सम स्पीसीज और हैबिट। तो मतलब सम स्पीसीज और हैबिट्स पे आप क्यों पूरा फोकस करो, सब पे फोकस करो ना, ये यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक है, पैसेज आपका जो है 26 नंबर पैसेज जो है, कहाँ गया, 6 भाई साहब इतना, सॉरी 28 नंबर पे पैसेज है वो आपका ये कहना चाहता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि कंजर्वेशनल एफर्ट शुड एम्फेसाइज ऑन बायो जियोग्राफिक रेंजेस रेदर देन ऑन सम स्पीसीज और हैबिटेट्स। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास वाली यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं क्या बनाई जा सकती है, तो पूर्व धारणा यहाँ पे वर्ड है। तो मैंने क्या कहा था उस दिन आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था मैं, चाहिए इस तरह का वर्ड आपको बार बार आएगा ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर आप किस तरह की अप्रोच यूज कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्राकृतिक प्रतंत्र बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूरी तरह परिहार। तो पूरी तरह परिहार इसको क्या कर रहा है, एक्सट्रीम बना रहा है। ठीक है, पूरे पैसेज में ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया गया है, स्टेटमेंट गलत है, 1 नंबर को गलत करो। प्रतंत्र को न केवल, तो जब भी इस तरह का शब्द है कि न केवल हो तो वहां पे सकारात्मक मान के चलना स्टेटमेंट को। मानवोद्भिविक
बल्कि प्राकृतिक वर्ण भी प्रकृति को प्रभावित कर सकते हैं। कैन कि केवल मानव ही नहीं, प्राकृतिक कारण भी प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट सही है हमारा। और विशेष क्षेत्रीय विविधता की क्षय से प्रतंत्र का विलोपन होता है, बिल्कुल बार बार इन्होंने ये लिखा भी है। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा आपका जो सी जो है आपका आंसर जो है वो हो जाएगा इसमें 29 में। रुकिए 29 में सी कैसे हो जाएगा? तो बी आपका सही है, बी सही है आपका, तो केवल तीन भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट देखना है। तो कह रहा है कि विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से परितंत्र का विलोपन होता है। विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से परितंत्र का विलोपन होता है। विशेष क्षेत्रीय, अब विशेष क्षेत्रीय वर्ड ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें कहाँ लिखा गया था? तो कह रहा है कि बहुता विशेषीकृत आवासीय आवश्यकता वाले विशेष क्षेत्रीय जो घटक सर्वाधिक सुभेद्य घटकों में से एक है। किस चीज के लिए की आवश्यकता देने की जरूरी है कि सीमित व्याप्ति वाले और बहुधा विशेषीकृत आवासीय आवश्यकताओं वाले विशेषीकृत सुभेद्य, ये तो खुद वल्नरेबल है ना, ये तो खुद वल्नरेबल है। ठीक है, ये तो खुद वल्नरेबल है। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट होगा हमारा, ये वाला जो प्रतंत्र का विलोपन होकर छह से, ये तो खुद वल्नरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये तो इनका खुद का छह हो रहा है ना, ये क्या प्रतंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे बेचारे। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे केवल दो जो है वो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन, पहले तो मेंशन है नहीं क्योंकि पूरी तरह एक्सट्रीम बना दिया, और ये भी अपोजिट मेंशन है, तो ये भी नोट मेंशन लिखो यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आओ। अक्सर यह भुला दिया जाता है कि विश्वव्यापीकरण केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और लेन देन संबंधी नीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका सरोकार समान रूप से राष्ट्र की घरेलू नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से डब्ल्यूटीओ आदि मुक्त व्यापार तथा निवेश प्रवाह संबंधी नियत दशाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन प्रत्यक्षतः घरेलू उत्पादक और निवेशकों को प्रभावित करते हैं। किंतु विश्वव्यापीकरण में अध्ययशायी आधारभूत दर्शन कीमत उत्पादन वितरण प्रतिरूप के निर्धारण के लिए बाजार की अबाध स्वतंत्रता पर बल देते हैं। सरकारी हस्तक्षेप को इन प्रक्रिया को में देखा जाता है जो विकृति उत्पन्न करती है। कौन सरकारी हस्तक्षेप विकृति उत्पन्न करते हैं और अध्यक्षता लाते हैं। अतः सार्वजनिक उद्यमों का निवेश और विक्रय दोनों का निजीकरण होना चाहिए। निजीकरण की बात कर दी। और अभी तक जो क्षेत्र कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, आवश्यक उन्हें प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया जाना चाहिए, खोल दिया जाए। इस तरह का विस्तार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे लिमिटेशन भी लगा दी है। कामगारों की छुट्टी के माध्यम से श्रम बल का समायोजन करने पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए। तालाबंदी पर लगे प्रतिबंधों को उठाकर निर्मगन को अपेक्षाकृत आसान बनाया जाना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। राज रोजगार और रोजगार और वेतन बाजार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों द्वारा शासित होना चाहिए, क्योंकि उनको नियंत्रित करने में कोई भी उपाय निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं और उत्पादन में अदक्षता भी उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वोपरि रूप से अगर बात करी जाए तो राज्य की भूमिका में कमी लाने के समग्र दर्शन के अनुरूप ऐसे राजकोष सुधार किए जाने चाहिए जिनमें आमतौर पर कराधान के स्तर निम्न हो और वित्तीय विवेक के सिद्धांत पालन हेतु शासकीय खर्च कम से कम हो। ये सब घरेलू स्तर पर किए जाने वाले नीतिगत कार्य है। विश्वव्यापीकरण कार्यसूची के सार भाग विषयों और माल वित्त के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय प्रवाह से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक पैसेज दिया है। इसमें यह क्या कह रहा है यहाँ पर ये बात कर रहा है लाइक क्या कह रहा है कि उत्पादन और वितरण के प्रतिरूप की यहाँ पे ये बात कर रहा है, सरकारी हस्तक्षेप की बात कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, रोजगार और वेतन की यहाँ पे बात कर रहा है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस परिच्छेद के अनुसार विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेपों को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है जिनके कारण अर्थव्यवस्था में विकृतियां और अदक्षता आती है। तो एज इट इज ये पूरा को पूरा यहाँ पे ये रहा, एज इट इज यहाँ पे क्या है लिखा गया है। पहली लाइन लिखी गई है यहाँ पे, सरकारी विकृतियां उत्पन्न करती है, दक्षता लाती है। ठीक है, तो उस तरह से जो चीज मेंशन है उसको आपको लिखना है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है, नोट मेंशन है। उद्योगों को अपेक्षा करते लाभ बढ़ता होती है, नोट मेंशन है। और उद्योगों के संबंध में बता सकते हैं कि गतिविधियां स्वतंत्र होती है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया इस रेफरेंस में। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो लिखा गया है उसी को पढ़ करके आपको आंसर देना है। जो अब परिच्छेद है उसका विश्वव्यापीकरण का आधारभूत दर्शन क्या है। अब दर्शन जो होगा कुछ फिलोसॉफिकल बातें होंगी। तो देखें कि कीमत और उत्पादन के निर्धारण के लिए उत्पादों को पूर्ण स्वतंत्रता देना। क्यों भाई, आप एक्सट्रीम क्यों बना रहे हो स्टेटमेंट को। वितरण रूप प्रतिरूप विकसित करने हेतु उत्पादकों को स्वतंत्रता देना। कीमत उत्पादन और रोजगार के निर्धारण हेतु बाजार को पूर्ण स्वतंत्रता देना। और आयात और निर्यात के लिए उत्पादों को स्वतंत्रता देना। ठीक है,
अब देखो, तीसरा जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। और वो सही क्यों है कि इसने कीमत की बात की है, उत्पादन की बात की है, रोजगार की बात की है, और पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात की है। भले ही एक्सट्रीम लग रहा हो, पर मैं आपको क्या बोला था कि जो जो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, कि रोजगार और वेतन की बात हो गई, शक्तियों की स्वतंत्रता की बात हो गई, उनके रोजगार, ठीक है। इसके बाद में निवेश की बात भी हो रही है यहाँ पे। दूसरा क्या क्या बोला इसने, इसने बोला है कि कीमत, उत्पादन और रोजगार के निर्धारण हेतु बाजार को पूर्ण स्वतंत्रता देना। यहाँ पे ये जो पैसे है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये इसी चीज की बात कर रहा है कि जितने भी कीमत है, उत्पादन है और रोजगार के निर्धारण के लिए क्या है कि बाजार को आप स्वतंत्रता दीजिए। आप उसको सरकार के अंतर्गत मत रखिए, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सरकार का हस्तक्षेप विकृति उत्पन्न करता है और अदक्षता लाता है। जब विकृति उत्पन्न कर रहा है और अदक्षता ला रहा है, तो इसलिए क्या करो, इसको, इसका प्राइवेटाइजेशन करो। इसलिए आवश्यक है, इसका आवश्यक यानी जरूरी है, मैंडेटरी है कि प्राइवेटाइजेशन क्षेत्र इसके लिए खोल, प्राइवेट क्षेत्र इसके लिए खोल दिया जाए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इसमें जो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आयात निर्यात की इसने बात ही नहीं की है, नोट मेंशन है। वितरण प्रतिरूप को स्वतंत्रता की भी, ये भी गलत है। ठीक है, तो अब सीन थोड़ा सा यहाँ पे मैं वही फिर कह रहा हूँ यार, एक्सट्रीम लग सकता है ये वाला स्टेटमेंट, बट ये एक्सट्रीम है नहीं। ये इसलिए एक्सट्रीम नहीं है क्योंकि ये ऐसा का एज इट इज जो है वो आपका किसमें दिया गया है, पैसेज में दिया गया है। ठीक है, इस परिच्छेद के अनुसार विश्व व्यापीकरण व्यापीकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है, या कौन से इसमें आवश्यक है। तो देखो, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है भी, ये वर्ड अच्छा मैंने बताया नहीं ना शुरू में, ग्लोबलाइजेशन है ये। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए इसमें कौन कौन से है वो जरूरी है। ठीक है, तो अब ऊपर वाला भी देखो, ग्लोबलाइजेशन के लिए जरूरी है ना कि कीमत, उत्पादन और रोजगार के निर्धारण हेतु बाजारों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, तो वही तो चीज ये कह रहा है। देन अगर 31 की अगर अपन बात करें, तो इसमें क्या है, 32 की बात करें, तो सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की बात। ठीक है, पूरा पैसे से ये तो बात कर रहा है। ठीक है, एक नंबर जिसमें उसको रखो, बाकी को काट दो। फिर कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय की विस्तार नीति, नहीं, इसको तो कम करना है ना, सरकार की भूमिका तो कम करनी है, तो जिसमें दो नहीं है उसको काटो, दो तो वैसे ही नहीं, गलत हो जाएगा अपना। वेतन और रोजगार निर्धारित करने की बाजार की शक्तियों का स्वतंत्र गतिविधि, ये तो बार बार कर ही रहा है, ऊपर वाला पैसेज भी, क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड था। तो जिसमें 3 नंबर है उसको ऐड करो, तो इस तरह से आपका 1, 3 और 4 जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी निजीकरण करना चाहिए, ये भी इन्होंने यहाँ पे शुरुआत में मेरे ख्याल से लिखा था। शुरुआत में लिखा था कि सबसे लास्ट में लिखा था, इसलिए इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है, ये रही यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जो मेंशन है उसको रखो, बाकी आगे बढ़ते चलो। ठीक है, देन 33 की अगर बात की जाए, तो इस परिच्छेद के अनुसार ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए, बताओ। तो राज्य की भूमिका का तो उन्होंने कह दिया ना कि बिल्कुल घटती हुई होनी चाहिए, एकदम ऐसे कम होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। तो पैसेज में जो चीजें मेंशन है उसको अच्छे से पढ़ो। इस तरह के जो इकोनॉमी वाले जो आएंगे, आप थोड़ा सा उसको ऐसे कोशिश करना कि 2, 3 बार उसको पढ़ लो, तब क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बातें कर रहा है। बाकी क्वेश्चन इतना टफ था नहीं ये दोनों तीनों। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे अगर पैसेज की अगर बात करें तो आधे क्वेश्चन तो आ गए यार। 51 को देखिए, 51 क्या कह रहा है यहाँ पर, 51 ये कह रहा है कि अतएव स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं होती जब तक सरकार से उसके द्वारा अधिकारों पर आक्रमण करने पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाए। स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं होती जब तक सरकार से उसके द्वारा अधिकारों पर आक्रमण करने पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाए। उपयुक्त कथन का सर्वश्रेष्ठ औचित्य इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ये अमूर्त प्रकृति का अपने आप में एक यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक पैसेज दे दिया, और उसका आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो इस बोध में न्यायालय में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। अब देखो, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा गया है कि न्यायालय वगैरह नहीं है, नोट मेंशन लिखो, गलत है। मानव को एक राजनीतिक इकाई के रूप में इस प्रकार पहचानने में कि वह अन्य नागरिकों से विशिष्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ऐसे विकेंद्रित समाज की तो बात ही नहीं कर रहा जिसमें मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और इस समझ में कि स्वतंत्रताएं और पाबंदियां परस्पर पूरक है। तो यहाँ पर अतिक्रमण की बात, अधिकारों पर आक्रमण की बात हो रही है, और स्वतंत्रता की बात हो रही है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन हमें इसी बात की तो पुष्टि कर रहा है। इस तरीके से जो चीजें पूरे पैसेज में जहां भी वर्ड देखे आप उनसे इंटरलिंक करो और स्टेटमेंट को सही करो, आपका आंसर तुरंत प्रभाव से आ जाएगा। डी इसका आंसर है। ठीक है, इजी। अब आइए आगे वाले पैसेज में। अनेक राष्ट्र अब
पूंजीवाद में विश्वास रखते हैं, कैपिटलिज्म में वो ज्यादा यकीन रखते हैं। ठीक है, रखते ही होंगे, पैसे कह रहा है तो मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि सरकारें अपने लोगों के लिए संपत्ति सर्जित करने की रणनीति के रूप में इसे चुनती है। ब्राजील, चीन और भारत में इसकी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात देखी गई भव्य आर्थिक समृद्धि इसकी विशाल संभाव्यता और सफलता का प्रमाण है। तथापि विश्वव्यापी बैंकिंग संकट और आर्थिक मंदी कईयों के लिए विस्मयकारी रहा है। चर्चाओं का केंद्र बिंदु मुक्त बाजार से क्रियाओं और बलों, उनकी दक्षता और स्वयं सुधार करने की उनकी योग्यता की ओर हुआ है। विश्वव्यापी बैंकिंग प्रणाली की असफलता को दर्शाने हेतु न्याय, सत्यनिष्ठता और ईमानदारी के मुद्दों का वर्णन विरले ही किया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली के समर्थक पूंजीवाद की सफलता का औचित्य ठहराते ही जाते हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान संकट एक धक्का था। उनके तर्क उनके विचारधारागत पूर्वधारणा के साथ प्रकट करते हैं कि अनियंत्रित बाजार न्यायोचित तथा समर्थ होता है। निजी लालच का व्यवहार बेहतर लोक हित में होगा। कुछ लोग जो है वो पूंजीवाद और लालच के बीच द्विदिशिक संबंध होने की पहचान करते हैं और दोनों एक दूसरे को परिपुष्ट करते हैं। अभी इसको लिंक करते चलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को लाभ पाने वाले धनाढ्य और सशक्त खिलाड़ियों के बीच हितों में टकराव, उनके झुकाव, विचारधाराओं की अपेक्षाकृत अधिक ईमानदार संप्रत्ययीकरण की आवश्यकता है। इतने टफ वर्ड के पीछे मत जाना आप लोग, ठीक है। साथ ही संपत्ति सर्जन को केंद्र बिंदु में रखने के साथ साथ परिणाम स्वरूप जनित सकल असमानता को भी दर्शाया जाना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने एक बड़ा भारी भरकम सा इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दे दिया। तो देखो, बैंकिंग की बात हो रही है, आर्थिक मंदी की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुक्त बाजार व्यवस्था, तो मुक्त बाजार व्यवस्था क्या यहाँ पर फ्री मार्केट सिस्टम की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है, आर्थिक संवृद्धि की बात हो रही है। अब आगे इस परिच्छेद के अनुसार मुक्त बाजार व्यवस्था के समर्थक किस में विश्वास करते हैं? सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रण से रहित बाजार में, सरकारी संरक्षण से मुक्त बाजार में, बाजार के स्वयं के सुधार की क्षमता में, और निःशुल्क वस्तुओं और सेवाओं के बाजार में। तो ये तो चौथा तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया गया। फिर देखो, बाजार सक्रियता, बल और उनकी दक्षता और स्वयं में सुधार की योग्यता से हुआ है। बाजार की स्वयं की योग्यता की यहाँ पे बात हो रही है, फ्री मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है इस तरीके से। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। और देखो, आपने दिमाग नहीं लगाना, जो एज इट इज जो स्टेटमेंट लिखा गया है आपको वही का वही छाप के आना है। नोट मेंशन है तो नोट मेंशन करो, ठीक है। अब बात चलो आगे। विचारधारागत पूर्वाग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद का जो है वो निहितार्थ क्या है? ये यहाँ पर ये रहा, विचारधारा पूर्वाग्रह कुछ पूर्वधारणा के साथ प्रकट करते हैं कि अनियंत्रित बाजार जो वो न्यायोचित और समर्थ होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि मुक्त बाजार जो वो न्यायोचित और क्या होता है, सक्षम होता है यानी समर्थ होता है, ठीक है। ये इसमें निहितार्थ है, ये तो लिखा है इसने। तो एज इट इज इसने क्या किया, जितना स्टेटमेंट पैसे जितना टफ होगा, एग्जामिनर आपके लिए क्या करेगा, डाइवर्सिटी उतने लेकर के आगे उतने ज्यादा रास्ते खोलेगा। और यहाँ पे देखो सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। आंसर आया कि नहीं आया? आया ना, आपके सामने आंसर आ रहा है, बस मैं वही उसी की बात कर रहा हूँ। दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा। अब आओ आगे। इस परिच्छेद में निजी लालच का व्यापार वृहत्तर लोक हित में होगा, इसमें से कौन सा सही है? इस परिच्छेद में निजी लालच का जो व्यवहार है वृहत्तर लोक हित में होगा। तो कैसे लोक हित में होगा, अगर बात की जाए तो पूंजीवाद की झूठी विचारधारा को निर्दिष्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। देन मुक्त बाजार के न्याय संगत दावों को स्वीकार करता है? नहीं, ये वाला स्टेटमेंट नहीं, स्वीकार नहीं करता। पूंजीवाद के सद्भावपूर्ण चेहरे को दिखाता है। पूंजीवाद का तो यहाँ पे समर्थन की तो बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है, यहाँ पे ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो रहा, ठीक है। और कोई दो ही या केवल एक सही है इसमें, देखते हैं। मतलब केवल एक या केवल चार या फिर कोई दो साथ में सही है। तो परिणामी सकल असमानता की उपेक्षा करता है? नहीं, ये नहीं करता, ये गलत है। यहाँ पे ये आपका नोट मेंशन है, तो 4 नंबर तो आपका गलत हो गया। और नहीं भाई, 4 नंबर गलत कैसे हो गया यार, सॉरी। 4 नंबर कैसे गलत हो गया? निजी लालच का जो व्यवहार है बेहतर लोक हित में होगा, पूंजीवाद की झूठी विचारधारा को दिखाता है, जो कि गलत है। तो 1 नंबर पूंजीवाद की, क्या कर रहा हूं मैं, ये तो सही है ना। पूछा क्या है इन्होंने, पूछा कि कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। निजी लालच का व्यवहार बेहतर लोक हित में होगा। अगर इसको अंग्रेजी में देखें अपन, एक मिनट में इसको अंग्रेजी में देख लेता हूँ। The exercise of private greed will be in larger public interest. From the passage, refer to the false ideology of capitalism. रेफर तो करता है, बिल्कुल सही बात है।
देन कह रहा है कि अंडरलाइज द राइटियस क्लेम ऑफ द फ्री मार्केट, shows the बेनेवोलेंट फेस ऑफ कैपिटलिज्म, ये ऐसा कुछ उसने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो 3 नंबर को गलत करो सबसे पहले। इग्नोर्स इग्नोर रिजल्टेंट ग्रोथ इन इक्विटी, ठीक है। हाँ ये बात सही है, ये इसकी बात कर रहा है। परिणामी सकल असमानता की उपेक्षा की बात कर रहा है आप पे, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर आपका सही है, जिसमें 4 नहीं है उसको काटो, 1 नंबर आपका वैसे सही हो गया, तो इस तरह से 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है, जो चीज मेंशन है उसको मेंशन करना, बाकी ये नोट मेंशन है। और पूंजी भाव के सद्भावपूर्ण चेहरे को दिखाता है, तो पूरे पैसेज में कहीं नहीं लिखा गया, तो 3 नंबर को वैसे ही काटो सबसे पहले, 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आओ आगे। अरे भाई साहब, फिर से एक बहुत ही भयंकर सा बड़ा सारा सा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निवल लाभ उनकी कुल परिसंपत्तियों का मात्र 2.2% है, जो प्राइवेट क्षेत्र की तुलना में कम है। भले सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य संचालित उद्यम वर्ग ने भारत के औद्योगिकीकरण को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि हमारी बढ़ती हुई विकास आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को असंतोषजनक से अपेक्षाकृत न्यून निष्पादन, हमारे प्राइवेट क्षेत्र में आई परिपक्वता, उद्यम वर्ती के प्रसार है, तो इस समय उपलब्धि कई अधिक व्यापक सामाजिक आधार प्रतियोगिता नियमों को लागू करने कर सकने के बढ़ते हुए संस्थानिक सामर्थ्य, यह सुझाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के पुनरावलोकन का समय आ गया है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भूमिका क्या है उद्योग में, उद्यमों में, उसके पुनरावलोकन का समय आ गया है, तो ठीक है, आ ही गया होगा। देन फिर बात कर रहा है कि सरकार का समय विभाग संगठन कैसा होना चाहिए, अभी इस बारे में बात करेगा। तो इससे सारे समय स्थिर बने नहीं रहना चाहिए। विमानन उद्योग पूर्णतः प्राइवेट मामलों की तरह भली भांति कार्य करता है। दूसरी तरफ ग्रामीण सड़कों को, जिनका छुटपुट यातायात पथ कर व्यवस्था को अव्यवहार्य बना देता है, राज्य के तुलन पत्र पर यह होना चाहिए। यदि ग्रामीण सड़कें सरकार के स्वामित्व में न हो तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी तरह हमारे कस्बों और नगरों में लोक स्वास्थ्य पूंजी का सार्वजनिक क्षेत्र में आना जरूरी है। इसी प्रकार वनाच्छेदन के संरक्षण और संवर्धन को सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों की नई प्राथमिकता के रूप में इन्हें ऐड किया जाना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। वन आच्छादन का संरक्षण होना चाहिए, पेड़ों की कटाई वटाई को लेकर के इसमें कमी आनी चाहिए। इस्पात का उदाहरण ले लो, लगभग 0 पर शुल्क के साथ भारतीय धातु के लिए एक सार्वभौम प्रतियोगी बाजार है। भारतीय व्यापार प्रतिष्ठान विश्व बाजार में इस्पात का निर्यात करते हैं, जिससे यह निदर्शित होता है कि प्रौद्योगिकी में कोई अंतराल नहीं है। भारतीय कंपनियां विश्व की इस्पात कंपनियों को खरीद रही है, जो दिखाता है कि पूंजी उपलब्धता में कोई अंतराल नहीं है। इस दशाओं में प्राइवेट समावित उत्कृष्ट कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई, इस्पात मार्केट की अगर बात हो रही है, ठीक है। आप जो जो मेन वर्ड है आप उसको हाईलाइट करते रहो। देर कह रहा है कि विनियमित उद्योगों में क्या होता है कि जो जो रेगुलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है वहां में वित्त से लेकर के आधारिक संरचना तक प्राइवेट स्वामित्व साफ तौर पर वांछनीय है। एंड जहां सरकारी अभिकरण विनियमन का कार्य निष्पन्न करे और बहुल प्रतियोगी प्रतिष्ठान प्राइवेट क्षेत्र में अवस्थित हो, यहाँ सरल और स्पष्ट समाधान है। सरकार का सरकार का अंपायर की तरह होना, प्राइवेट क्षेत्र का खिलाड़ियों की तरह होना ही सबसे अच्छी तरह कार्य करता है। इनमें अधिक उद्योगों में सरकारी स्वामित्व की विरासत है, जहां उत्पादकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत रहने की ओर है। दिवालियापन का भय मौजूद नहीं है। करदाताओं से धन की मांग का जोखिम हमेशा बना हुआ है। इसमें सरकार के स्वामी होने और नियामक होने के बीच में एक हित द्वंद्व भी बना रहता है। यदि सरकारी कंपनियां कार्यरत न हो तो प्रतियोगिता नीति की रचना और कार्यान्वयन और भी सशक्त और निष्पक्ष होगा, ठीक है। तो एक बड़ा सा इन्होंने लाइक पैराग्राफ दे दिया, जिसमें इन्होंने बार बार किस किस की बात की है। लाइक सबसे पहले उन्होंने पब्लिक सेक्टर की बात की है, देन डेवलपमेंट की बात की है, और पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज है उनकी बात की है। देन इन्होंने बात की है गवर्नमेंट की, पब्लिक हेल्थ इशू की बात की है, प्रिजर्वेशन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर की इन्होंने बात की है। देन अगर बात करें आगे तो स्टील सेक्टर की बात की है, ग्लोबल स्टील कंपनियां, टेक्नोलॉजी, इंडियन कंपनीज की बात की है। उसके बाद में यहाँ इस वाले जो पैराग्राफ में इन्होंने किसकी बात की है, लास्ट वाले में प्राइवेट ओनरशिप की बात की है। देन गवर्नमेंट ओनरशिप की भी बात की है, प्रोडक्ट की बात की है, बैंक की बात की है, एंड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपटीशन पॉलिसी, यहाँ पे प्रतियोगिता नीति की रचना कार्यान्वयन की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको पता लगा कि ये किस बारे में है पूरा का पूरा स्टेटमेंट।
तो अगर बात करें यहाँ पे, तो इस परिच्छेद के अनुसार यह कहने का या कि क्या कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पुनरावलोकन का समय आ गया है। तो औद्योगिकीकरण प्रक्रिया में, तो राजस्थान से होने का सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है कि बहुत सारे वर्ड मैं बोल नहीं पाता हूँ ढंग से। अभ्यास की कमी है, उस चक्कर में ही ऐसा हो जाता है कभी कभी। खैर, औद्योगिकरण प्रक्रिया में अब सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। ठीक है, ये कह रहा है पहला जो स्टेटमेंट आपका, कि इसने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। तो निष्पादन कम हुआ है इसमें। इसमें क्या हुआ है? निष्पादन कम हुआ है, प्रासंगिकता नहीं खोई है, सिर्फ निष्पादन में कमी आई है। एक और दो को गलत करो। फिर सार्वजनिक क्षेत्र क्षेत्र संतोषजनक ढंग से निष्पादन नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो प्राइवेट सेक्टर की बार बार बात कर रहा है। प्राइवेट क्षेत्र में उद्यमवर्ती यानी कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रेन्योरशिप जो उसमें ग्रोथ आई है। ठीक है, सही बात है, ये तो हुआ है, ये भी हुआ है। और अब प्रभावकारी नीतियां भी उपलब्ध है, इसीलिए तो सबसे लास्ट में देखो उन्होंने कंपटीशन की बात की थी। ठीक है, तो प्रतियोगी नीतियां इसकी बात की सबसे लास्ट में, ये यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे दो तीन और चार आपका सही हो जाएगा। देन अगर बात की जाएगी इस परिच्छेद के अनुसार ग्रामीण सड़कों ने सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि ग्रामीण, अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि आप ऐसा कुछ जोड़ दो बीच में, ग्रामीण विकास कार्य केवल सरकार का अधिकार क्षेत्र है, जो कि गलत बात है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और ऐसा नोट मेंशन भी है। इसमें निजी क्षेत्र को धन का लाभ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, इसमें निजी क्षेत्र को धन का लाभ नहीं होगा, ऐसा मेंशन किया गया है हमारे ऊपर पैसेज में। ठीक है, सरकार करदाताओं से धन लेती है, सरकार का ही दायित्व, केवल सरकार का ही दायित्व, ठीक है दायित्व है, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो प्राइवेट क्षेत्र की कोई सामाजिक जिम्मेदारी आवश्यक नहीं है, सब ये तो बार बार जिम्मेदारी की तो बात कर रही है, तो डी भी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से में बी आपका जो है वो सही हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन में। देन 57 की अगर बात की जाए, तो सरकार का संविभाग संगठन किसे निर्दिष्ट करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणता, तरल परिसंपत्ति की बात कर रहा है, इनमें निवेश की बात कर रहा है। देन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश का मिश्रण है। ये यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है, वो आपका स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से सही है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, 57 में आपका 57 नंबर जो है सही हो जाएगा आपका सी। 58 की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो लेखक को अंपायर की तरह, लेखक सरकार को अंपायर की तरह और प्राइवेट सेक्टर को खिलाड़ियों की तरह होना पसंद क्यों करता है? कि जो सरकारें जो होती है ना, प्राइवेट क्षेत्र के निष्पक्ष कार्य के लिए मानदंड विहित करती है। ठीक है, तो सरकारी नियम बनाएगी। ठीक है, तो एक तरह से नियम को फॉलो करने कौन करते हैं? खिलाड़ी फॉलो करते हैं, अंपायर उनको फॉलो करवाता है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुत ईजी है। सरकार की अंतिम सत्ता, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, प्राइवेट क्षेत्र के कार्य करने वाले पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। वही एक्सट्रीम और नेगेटिव बना दिया गया इसको पूरा। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। देन अगर इसमें से कोई कथन सही नहीं, क्यों सही नहीं है? पहला कथन सही तो है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा आपका बी, ए यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा। देन अगर आगे बात की जाए, यदि राजनीतिक नेतृत्व उभरने में असफल होता है, तो विकासशील देशों में सेना के द्वारा सत्ता हटाने की संभावना होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर राजनीतिक नेतृत्व अगर कमजोर हो जाएगा, तो सत्ता तो हटा ली जाएगी विकासशील देशों में। वो छात्र समूह अथवा श्रमिक लोग क्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किंतु वे सेना से प्रतिद्वंदिता कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते उन्होंने। ठीक, एक्स्ट्री बना रहे हैं। सेना का हस्तक्षेप, शासन और राजनीति से हट जाना समाज के राजनीतिक विकास के स्तर से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। राजनीतिक विकास के संदर्भ में इस गद्यांश के आधार पर अपने को बताना कि आखिर है क्या ये, कि किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो 64 की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो राजनीतिक प्रभाव, नेतृत्व प्रभावकारी उपकरण नहीं है। सेना राजनीतिक शून्यता को भरती है, और विकास हेतु सेना का हस्तक्षेप अवश्यम भावी, ये तो एक्सट्रीम बना दिया उन्होंने। ठीक है, और नोट मेंशन भी है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर कोई राजनीतिक नेतृत्व असफल हो गया, तो सेना क्या करेगी? सत्ता को चलाएगी। अब मतलब सत्ता अब किसके हाथ में? सेना के हाथ में, यानी जो राजनीतिक शून्यता आई थी उसको किसने भर दिया? सेना ने भर दिया। ये तो इसका मतलब हुआ ना, सीधा सीधा 5 सेकंड में जो है आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा अमूर्त प्रकृति टाइप का सा था, बट ठीक है, इसने यहाँ पे सत्ता हथियार लेगी, संभावना ज्यादा हो, सत्ता हथियार लेगी, तो अभी से पता है राजनीति सुनी तो कौन भरेगी? सेना ही तो भरेगी ना। तो ये जो मैंने कहा था ना कि मर्म वाले जो स्टेटमेंट आएंगे, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आएंगे, या इस तरह के अमूर्त प्रकृति के जो आपके सामने,
जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको क्वेश्चंस को कैसे करना है, ऐसे करना है, एज इट इज दिया होगा, ज्यादा घबराना नहीं है, गो थ्रू विद इट वाला वाला मामला रहेगा, सीधा चले जाना। भाई साहब कितने कितने सारे पैसेज है यार। अब ये क्या है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, पैसेज आपके हो गए। ये वो वही था 2013 में जो मैंने कल बताया था आपको, पैसेज वगैरह दे करके अंग्रेजी के बेस पर इनका आंसर देना था, जिसपे हिंदी माध्यम ने खूब गंदी तरह से वो हल्ला मचाया था, और देन अंग्रेजी वाले स्टेटमेंट हटा दिए गए थे। उसके बाद में मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव ही सिर्फ रखे गए थे। और अब हालत ये हो गई है कि जहां पहले कम से कम ये सोल्व तो हो रहे थे अच्छे से, अब ये सोल्व भी नहीं हो रहे अच्छे से। जो अभी वर्तमान में जिस तरह से मैथ आ रही है, जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव आ रहे हैं, बच्चों से सीसेट पास नहीं हो रहा। ये बेसिक कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ करके उसके बेस पे तो आपको उत्तर देना था ना। 5-6 नंबर तो, 5 सवाल अगर यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन अगर 2.5 नंबर का है, तो 5 दूना 10 नंबर तो सीधे सीधे यहीं आ रहे थे, 2.5 नंबर तो लेकर के आने थे। पर खैर, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम वाला चलता ही रहेगा वो। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन है वो दूसरे ही है भाई। ठीक है, ये फिर आपका रीजनिंग वगैरह है। ठीक है, तो आप कर लो वो, ठीक है। तो फिर वही वाली बात, मैंने यहाँ पे फिर समझाऊंगा आपको कि जो नोट मेंशन नहीं है सबसे पहले उसको लिखो, गलत करो। जो एक्सट्रीम है उसको गलत करो। कभी कभी अमूर्त पर करते कि आपको 2-3 यहाँ पे क्या मिलेंगे, पैसेज मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा बड़ा सोच करके शुरू की 2-3 लाइनों में ही आपका आंसर आ जाएगा, तो उसको अच्छे से कर लेना। देख करके देन देखो, रिवाइज करो बार बार पैसेज को। कम से कम आप जब भी पढ़ो तो कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ो, और जो जो जरूरी जरूरी चीजें हैं लाइक उसको हाईलाइट कर लो, ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं बार बार कर रहा था। ठीक है। दूसरी चीज, आप एक चीज और बताता हूँ। जैसे अपन अभी पैसेज कर रहे थे, लाइक ये वाला जो पैसेज है, तो यहाँ पे लिख लो कि ये किसके बारे में लिख रहा है। लाइक ये सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ सुधारों की बात कर रहा है, ग्रामीण सड़कों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हल्का हल्का लिख लो कि कुछ टाइम नहीं लगता। ठीक है। देन यहाँ पे इस्पात कंपनियों की बात आ गई, यहाँ पे फिर लास्ट में प्रतिस्पर्धा की बात आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे खेल अंपायर की बात आ गई, तो ऐसे कीवर्ड साइड में लिख दो ताकि पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की शुरू की 5 लाइनें पढ़ने के बाद जैसे ही 6ठी 7वीं लाइन पर आओगे, ऊपर क्या लिखा है सब कुछ भूल जाओगे। पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, दूसरा जैसे पढ़ना शुरू करोगे, पहला भूल जाओगे। चौथा पैराग्राफ पढ़ोगे, दूसरा तीसरा पहला भूल जाओगे। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है। ठीक है, कोशिश करो दूसरा, जितना स्पीड में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वीडियो करवाने के लिए, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि इतना स्पीड में कौन बोलता है, बट मैं चाहता हूँ कि आपकी स्पीड मेंटेन रहे, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि 45 मिनट में आप सारे के सारे पैसेज है कम से कम एक बार रीड कर लें। अगर 30 पैसेज आ रहे हैं तो कम से कम आप लोग इतने कैपेबल हो जाए कि आप कम से कम 15-16 जो पैसेज है टिक कर चुके हैं वो प्रॉपर आंसर के साथ। और जो बच गए आपके, मतलब अगर मैं 16 सही मान, अगर टिक मान लूँ, भरे हुए मान लूँ आपके आंसर, जो बच गए आपके, जो 14 से 15 जो आपके पास या जो पैसे बच गए, वो आप सेकंड टाइम में तुरंत प्रभाव से आकर के, और जो यहाँ आपने 50-50 किया था उसको तुरंत प्रभाव से आकर के दूसरे टाइम में कर ले। तो 45 मिनट में आपको सारे के सारे पैसेज करने ही करने हैं। ठीक है, और आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि आपको कम से कम 30 में से कम 28 पैसेज कम से कम करने चाहिए, जिस तरह का पेपर अभी मैथ का आ रहा है। या कम से कम 25 से नीचे नीचे तो रहना ही नहीं है आपको, है ना। और बाकी जो इसमें 25 के बाद में जो 3 रहेंगे उसमें 50 वाला ऐड करके आपको आंसर मानना ही मानना है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आज का पेपर पूरा हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।